नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र उपाध्याय आपका इस YouTube चैनल का क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट दिया था और उसमें मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द ही आपके पास एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, लेकिन साथियों उसमें थोड़ा सा विलंब रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और यदि दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में या हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आवेश के गुण तथा आवेश का क्वांटमीकरण तथा आवेश का संरक्षण नियम। तो मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका आपको सही से सही टाइम से नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप कोई वीडियो को मिस नहीं करें। तो मित्रों चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा आवेश के गुण। साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक हमने स्टडी किया था धनात्मक आवेश और दूसरा किया था ऋणात्मक आवेश। तो साथियों, आवेश के गुण में नंबर एक प्रॉपर्टी की बात करें कि जब दो समान प्रकार के आवेश होंगे या आवेश हों तो उन आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे यदि हमारे पास दो पॉजिटिव आवेश हैं तो इन दोनों आवेशों को हम कौन से आवेश बोलेंगे? सजातीय आवेश। कौन से आवेश? सजातीय आवेश। यदि मित्रों हमारे पास नेगेटिव भी हों, उस स्थिति में भी हम उनको कौन से आवेश बोलेंगे? सजातीय आवेश। नंबर दो, यदि दो विपरीत प्रकार के आवेश हों, जब दो विपरीत प्रकार के आवेश हों, विपरीत प्रकार के आवेश हों, उन्हें या उन आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। मित्रों, समान प्रकार अर्थात प्रकृति यानी एक ही जैसे हों। यदि यहाँ पर प्लस है तो दूसरा आवेश भी क्या हो? प्लस। यदि यहाँ नेगेटिव है यानी माइनस आवेश है तो दूसरा भी यदि माइनस है तो उस आवेश को हम कहेंगे सजातीय आवेश। लेकिन जब दो विपरीत प्रकार के अर्थात जब दो विपरीत प्रकार के आवेश हों तो उन आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं, अर्थात विपरीत प्रकृति के हों या एक आवेश धनात्मक दूसरा ऋणात्मक धनात्मक, ये जो दो आवेश हैं, दो अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, तो इन आवेशों को हम बोलेंगे विजातीय आवेश। मित्रों एक बार फिर से समझें, जब दो समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उन आवेशों को हम सजातीय आवेश बोलेंगे, और जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उन्हें हम विजातीय आवेश बोलेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पर चलते हैं। जब दो सजातीय आवेश हों
वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब दो सजातीय आवेश हों तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, सजातीय अर्थात समान प्रकृति के हों, यदि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, यानी दोनों आवेश की प्रकृति क्या है? सजातीय। कौन सी प्रकृति है? सजातीय है, एक ही जाति के हैं, एक ही प्रकृति के हैं। जब सजातीय आवेश होंगे तो इन आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा, अर्थात ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, अर्थात ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। मित्रों, जब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें तो उसमें क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 3, जब दो विजातीय आवेशों को लिया जाए या जब दो विजातीय आवेश हों तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, विजातीय का मतलब विपरीत जाति के हों, उनकी प्रकृति कैसी हो? अलग अलग प्रकार की हो। यदि एक आवेश धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, या पहला ऋण आवेश दूसरा धन आवेश, यदि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा और ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये सजातीय हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये विपरीत जाति के हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हाँ, तो मित्रों, जैसा कि अभी हमने स्टडी किया है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस थ्योरी को, यानी इस सिद्धांत को, आवेश के इस गुण को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको करना क्या है, एक हमें इस तरह का एक सादा यानी एक प्लेन पेपर लेना है, और जब आप देखेंगे अगर इस पर हमने कुछ भी नहीं किया है तो इस पूरे पेपर पर एक समान प्रकृति का आवेश है। यदि हम इस पेपर को इस तरह चिपकाने की कोशिश करेंगे तो ये जो पेपर है इस तरह से चिपकेगा नहीं। लेकिन हम क्या करें, एक जो हम प्रेस होती है जिससे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, इसके आधे हिस्से पर यदि हम प्रेस कर दें तो इस हिस्से की तुलना में इस हिस्से पर एक विपरीत प्रकृति का आवेश स्थानांतरित हो जाता है। जब इन दोनों को एक दूसरे के निकट लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये कागज आपस में चिपक जाएंगे। जब हम इस पूरे पेपर को लें और इस पूरे पेपर को प्रेस करते हैं, और जब हम इस पूरे पेपर को ऐसे आधे भाग में बांटकर इसको चिपकाएं, यानी जब हम इसको एक दूसरे के निकट लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, जब इस पर हम पूरे पेपर पर प्रेस कर देंगे, प्रेस करने के बाद इस पूरे पेपर पर समान प्रकृति का, समान प्रकार का आवेश वितरित हो जाएगा। और जैसा कि अभी हमने आवेश के गुण में पढ़ा है कि समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जब हम इसको ऐसे करके ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात ये चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों, अभी हमने इसमें स्टडी किया है कि आवेश के गुण,
आवेश में हमने इसके गुण स्टडी किया है और अब बात करेंगे हम आवेश के अन्य मात्रक। दोस्तों यानी हमने पिछले लेक्चर में जब हमने आवेश को स्टडी किया था तो आवेश में हमने एक तो एसआई पद्धति में मात्रक पढ़ा था। आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक था वो क्या था, कूलॉम। और एमकेएस पद्धति में जो मात्रक था वो एम्पियर सेकंड था। दोस्तों जब हम बात करें सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में एक मात्रक होता है ईएसयू। ईएसयू की फुल फॉर्म की बात करें तो ई फॉर यहाँ पर इलेक्ट्रो, एस फॉर स्टैटिक और यू फॉर यूनिट, यानी विद्युत स्थैतिक मात्रक। आपको ये जो फुल फॉर्म दिखाई दे रही है ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। यानी ईएसयू में हम इसका यूनिट देखें तो इसका मात्रक होगा एक ईएसयू बराबर एक स्टेट कूलॉम। दोस्तों ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको सीजीएस पद्धति में यदि कोई आपसे पूछे ईएसयू मात्रक तो आपको यहाँ पर जवाब देना है एक ईएसयू बराबर एक स्टेट कूलॉम। यदि हम बात करें कि एक स्टेट कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं तो हमारा जवाब होगा 3 × 10⁻9 कूलॉम, यानी 3 × 10⁻9 कूलॉम। इसका एक मात्रक और भी होता है, वो क्या है, EMU। यहाँ पर EMU की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें, जैसे E यहाँ पर है इलेक्ट्रो, E यहाँ पर है, इसका भी मतलब इलेक्ट्रो होगा। इलेक्ट्रो, M फॉर यहाँ पर, यहाँ आपका स्टैटिक्स है, यहाँ पर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, यानी एक EMU यूनिट होता है इसका। एक बार दोबारा से देखेंगे, EMU की यहाँ पर फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक EMU बराबर होता है एक एव कूलॉम। और तो जो एक कूलॉम है, एक कूलॉम बराबर होता है 1/10 एव कूलॉम के। और अब हम एक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो किसकी है, कूलॉम की, अर्थात एक कूलॉम की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ 1 कूलॉम। तो दोस्तों इस एक कूलॉम की डेफिनेशन हम किस फॉर्मूले से लेकर आएंगे। एक फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, I = Q/T। यदि यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालें तो वो होगी हमारी I × T। यहाँ पर हम बात करें Q चार्ज है और इसका यूनिट जो होता है वो कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। और ये कूलॉम बराबर है IT, यानी Q = IT, और I का जो यूनिट होगा वो होता है एम्पियर, और T फॉर टाइम, और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो दोस्तों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक कूलॉम बराबर होगा 1 एम्पियर × 1 सेकंड की। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम किस तरह से इसकी डेफिनेशन को तैयार कर सकते हैं, सुने। यदि हम किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें
तो उस चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलम कहलाता है। ध्यान से सुने, मानकर चलिए कि ये जो मेरे हाथ में कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 सेकंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलम कहलाता है। द्वारा एक बार सुन लें, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलम कहलाता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलम कहलाता है। इस तरह हम दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं। अब इसे नोट करने के बाद, इसे स्टडी करने के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है आवेश का क्वांटमीकरण। मित्रों, अब हम बात करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। ये दोस्तों एक सिद्धांत था और इस सिद्धांत के अंदर बताया गया था कि जो वैद्युत आवेश होगा सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होगा। एक बार दोबारा से सुने, जो वैद्युत आवेश होगा वो सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होगा और उस पूर्णांक गुणज को हम इंडिकेट कर सकते हैं स्मॉल n से। यदि हम बात करें आवेश, तो आवेश को इंडिकेट करते हैं Q से, और जो n यहाँ पर है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये जो E है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अर्थात ये सिद्धांत हमें बताता है कि जो वैद्युत आवेश होगा सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। दोस्तों यहाँ पर n की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर एंड सो ऑन याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर n ये है, ये पूर्णांक गुणज है। पूर्णांक गुणज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ये गुणज होगा हमेशा पूर्ण अंक में होगा। दोस्तों ध्यान है, यहाँ पर n की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती है, 1.2 नहीं हो सकती है, 1.3 नहीं हो सकती है, 2.4 नहीं हो सकती है। जो n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 के रूप में होगी, पूर्ण संख्या के रूप में होगी, इस प्रकार ये नहीं होगी। तो एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर जो Q है, Q चार्ज ऑफ कंडक्टर यानी चालक का आवेश, और जो n है यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो E है स्मॉल e यहाँ पर आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि हमें किसी
क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और चार्ज ऑफ कंडक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि जो आवेश होगा सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक होता है। इसी सिद्धांत को हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार वैद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। हम इसे दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, यानी वैद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। इसी सिद्धांत को हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, या इस सिद्धांत के अनुसार यानी आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार वैद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात Q बराबर Ne। n यहाँ पर पूर्णांक गुणज और n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित क्या है इसको भी हम समझेंगे। जो स्मॉल n है सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्ण नंबर होगा ये, और Q आपका चालक का आवेश है, चार्ज ऑफ कंडक्टर। E यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी जो प्रकृति होती है यानी इसका जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। तो दोस्तों स्थानांतरित आवेश को एक बार हम समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल A और सेकंड पार्टिकल B। मानकर चलिए कि यहाँ पर इसकी मूल अवस्था में हमने माना X इलेक्ट्रॉन है, और इसी प्रकार B की मूल अवस्था में Y इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों यदि हम इस चालक को इलेक्ट्रॉन देते हैं, यदि हम इस चालक को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इसकी मूल अवस्था पहले क्या थी? X थी। अब इसमें n इलेक्ट्रॉन और शामिल हो जाएं तो इसमें n इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता। आपको भली भांति पता होगा जब हम किसी भी वस्तु को हम किसी व्यक्ति से उधार ले लेते हैं तो वह व्यक्ति उसका क्या हो जाता है? ऋणी। यानी लेने वाले को हम ऋणी बोलेंगे और देने वाले को धनी बोलेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति A है, इसके पास X रुपए थे और इसको N रुपए दे दिए गए, यानी फिर इसकी मूल अवस्था X से N रुपए यानी N इलेक्ट्रॉनों की इस पर अधिकता हो गई, और ये क्या हो गया? ऋणी। क्या हो गया? ऋणी। यदि किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस चालक पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। यानी उसका आवेश कैसा होगा? ऋण आवेश होगा। ध्यान से समझें, एक व्यक्ति A है, उसके पास उसकी मूल अवस्था में X रुपए हैं। X रुपए अर्थात उस पर X इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जब उसे N इलेक्ट्रॉन उधार मिलते हैं
तो ये A क्या हो जाता है, ऋणी, अर्थात उस पर आवेश कैसा हो जाता है, ऋण आवेश हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता, यानी उस पर x इलेक्ट्रॉन थे, उसमें बड़े कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कितने किए गए, n, तो आवेश की प्रकृति क्या होगी, नेगेटिव होगा। अब इसी प्रकार यदि हम B को देखें, इसमें मूल आवेश कितना था, y, और इसने क्या किया, इसने n इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया किसी को, यानी इसमें से क्या हुआ, y इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, y इलेक्ट्रॉन में से इसने क्या कर दिया, n इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान दे दिए, और इलेक्ट्रॉन यदि दान दे दिए, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे तो ये था ऋणी, और यदि इसने इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो ये क्या हो गया, धनी, अर्थात इस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा। ध्यान से समझें, यदि किसी न्यूमेरिकल में ऐसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उसका मतलब ये है कि उसकी मूल अवस्था से उसे n इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं, तो उस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो ऋण आवेश होगा। यदि उसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वो आवेश धनात्मक होगा। ठीक है, अब यहाँ से संबंधित जो हमने आवेश के क्वांटमीकरण में स्टडी किया है, इससे संबंधित एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमने स्टडी किया है आवेश का क्वांटमीकरण, और इस सिद्धांत से संबंधित एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा 1 कूलॉम के ऋण आवेश से आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से समझें, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया है 1 कूलॉम, और 1 कूलॉम किसका मात्रक होता है, आवेश का। आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो आपको क्वेश्चन में दिया है 1 कूलॉम, और इसकी प्रकृति कैसी है, नेगेटिव। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी संख्या को बोलते हैं नंबर, और नंबर यानी n फॉर नंबर। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है n, और जो हमारा जो फॉर्मूला होता है Q बराबर n इंटू ई, यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ से n वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो Q अपॉन ई, Q की वैल्यू हम पुट करेंगे, कितना है 1, E यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस E की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 0.6 हम ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, -19 इसकी पावर है, -19 इसकी पावर है। जब हम इस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अर्थात हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 10/16 ऊपर जाएगी तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, अब जैसे जो 10 टू दी पावर 19 है, इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 18/16। यहाँ पर हम 2 से इसको 5 बार काट दें, 2 से इसको 5 बार, और यहाँ पर इसको 2 से 8 बार और 2 से 4 बार। 5 गुणा 5 करेंगे 25/4 इंटू 10 टू दी पावर 18। 4 से इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 आएगा। याद रखें ये n फॉर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर दी, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में प्रकृति आपसे पूछता कि प्रकृति क्या होगी, तो जैसा अभी हमने देखा था कि यदि आवेश ऋणात्मक होगा, यदि आवेश ऋणात्मक होगा तो इलेक्ट्रॉनों की उस पर क्या होगी,
उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज के जो स्टडी करने वाले जो टॉपिक थे, आवेश के गुण और क्वांटमीकरण और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल, और मैंने आपको बताया था कि आवेश के संरक्षण नियम का भी, यानी आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता है, उसकी भी स्टडी करेंगे। तो मित्रों, आज हम आवेश के संरक्षण नियम की स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आवेश के संरक्षण नियम को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो मित्र हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को आप दिल से सपोर्ट कीजिए। मित्रों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप चैनल को सपोर्ट करते हो तो आपका जो विश्वास है इसको हम टूटने नहीं देंगे, आपका एग्जाम तक हम साथ देंगे। मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।